नमस्कार। यह वीडियो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 जीवों का विकास से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं। जीवों का विकास। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जिनके विषय में हम जानते हैं या जिन्हें हम अभी भी अपने परिवेश में देखते हैं, किंतु कुछ जीव ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए हैं और उनके अवशेष या जीवाश्मों के द्वारा ही हम इनके विषय में जानते हैं। इन्हीं में से एक जीव है डायनासोर। डायनासोर का नाम हम सभी ने सुना है और पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष मिले हैं। ऐसा ही एक स्थान है जबलपुर के पास लमेटा घाट में। लमेटा घाट में कई जगहों पर डायनासोर के अवशेष पाए गए, जिससे यह पाया गया कि नर्मदा घाटी एक समय इनका प्राकृतिक आवास रही होगी। पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर इनके अवशेष मिलते हैं और उससे यह पता चलता है कि ये डायनासोर विविध प्रकार के थे और ये पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व निवास करते थे। एक छोटा से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर तथा बड़ा से बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। कुछ डायनासोर मांसाहारी हुआ करते थे तथा कुछ डायनासोर शाकाहारी हुआ करते थे। इसी प्रकार इनमें प्रचलन भी अनेक प्रकार के पाए जाते थे। कुछ 2 पैरों पर चलते थे, कुछ 4 पैरों पर चलते थे और कुछ उड़ते थे। डायनासोर युग में पाए जाने वाले पौधों की कुछ प्रजातियां आज भी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जैसे शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिग्गो आदि। इसी प्रकार उस युग में पाए जाने वाले कुछ स्तनधारी जानवर जैसे चूहे और कुछ कीट जैसे तिलचट्टा आदि आज भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार आज के पक्षियों को हम डायनासोर का छोटा रूप मान सकते हैं। धीरे धीरे डायनासोर पृथ्वी से खत्म होते गए और विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। इसका कारण क्या रहा होगा? आइए इसके विषय में अध्ययन करते हैं। जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। आवास वह स्थान जहाँ पर जीव की बुनियादी आवश्यकताओं अर्थात भोजन, सुरक्षा व प्रजनन की पूर्ति होती है, आवास कहलाता है। आवास में यदि संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों तो जीव की संख्या में वृद्धि होती है। अभी वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की बहुत तेज़ी से घट रही है। जैसे कि बाघों की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। वहीं दूसरी ओर मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि देखी जा रही है। जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे उसके आवास में संसाधनों की कमी होने लगी है। इन संसाधनों की कमी की पूर्ति के लिए मनुष्य ने जंगलों को काटना शुरू किया, जिसके कारण जीवों का प्राकृतिक आवेश धीरे धीरे घटने लगा और यह एक कारण था कि बाज, सोन चिरैया और बाघ जैसे जीवों की प्रजातियां विलुप्तीकरण की कगार पर पहुंच गई हैं। सन 1780 के दशक में किए गए शोध में खाद्य संसाधन की मात्रा में समय के साथ वृद्धि तथा जनसंख्या की समय के साथ वृद्धि के विषय में अध्ययन किया गया। इस तुलनात्मक अध्ययन का यह परिणाम देखा गया कि यदि किसी क्षेत्र में समय के साथ किसी प्रजाति की जनसंख्या में अनियंत्रित रूप से वृद्धि होती है तथा खाद्य संसाधन की मात्रा समय के साथ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है तो प्रजाति में परस्पर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परस्पर द्वंद्व के कारण इन प्रजाति के कुछ जीव मर जाते हैं जबकि कुछ जीव बच जाते हैं और इस तरह जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। जीवों के विकास के संबंध में अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही जिज्ञासा का केंद्र बना रहा है। इसी क्षेत्र में 2 वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल वैलेस का योगदान जीवों की उत्पत्ति के अध्ययन के विषय में अतुलनीय है। बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। बचपन से ही
डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं, प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास के परिवेश से इस विषय में जानकारी एकत्रित करते रहते थे। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व डार्विन द्वारा किए गए अध्ययनों ने जीवों के विकास के संबंध में वैज्ञानिकों तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन लाया। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों का भ्रमण करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में बीगल नामक जहाज में एक अन्वेषी यात्रा करनी थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन करना था। इस जहाज़ में इस अध्ययन के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। बीगल का सफ़र 27 दिसंबर 1831 को प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 1836 को खत्म हुआ। डार्विन के अवलोकन। बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन ने कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन किए जो इस प्रकार हैं। सफ़र के दौरान इन्होंने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया और उनमें विविध प्रकार के जीवों को देखकर ये चकित रह गए। यहाँ पर उन्होंने विविध प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का भी अध्ययन किया। इसी प्रकार उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच संबंध को देखा और इस तरह उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हर तरफ संघर्ष है। जो बच सकता है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई। इस प्रकार अपने अवलोकन के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। रेतीले समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन ने यह अनुमान लगाया कि निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं। अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। गालापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन के कुछ विशेष अवलोकन। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर नामक देश के पास स्थित गालापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। गालापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी जैसे आर्madillo आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। जैसे जैसे बीगल का सफ़र आगे बढ़ा उन्होंने कई प्रकार की भू आकृतियाँ, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफ़र के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों व प्रमाणों को जुटाया। उनका सूक्ष्म अवलोकन किया एवं तर्क के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की। विविधता, तथ्य और प्रमाण। गालापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। इन्हीं में वर्मी या आर्madillo का जीवाश्म भी प्राप्त हुआ जो कि काफ़ी बड़े आकार का था, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया था वे आकार में काफ़ी छोटे थे, जो कि यह दर्शाता था कि आर्madillo के आकार में समय के साथ बदलाव आया है। इसी प्रकार डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृपों, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी प्रकार गालापागोस के फिंच जाति के पक्षियों के अध्ययन से भी इन्होंने कई निष्कर्ष निकाले। इन्होंने लगभग 15 तरह के फिंचों का अध्ययन किया और इनकी चोंच और पंख के रंग में बहुत अंतर पाया। इन्होंने यह पाया कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग होता है। कुछ
फिंच बीज खाने वाले, कुछ फल खाने वाले, कुछ कीड़े खाने वाले और कुछ फूलों का रस चूसने वाले फिंच के प्रकार थे। गालापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं पर पौधे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं पर नरम फल वाले पौधे भी थे। जितनी विविधता चोंच में थी, उतनी ही विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधताएं थी। डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वाडोर से उड़कर गालापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यह इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजाति में भी विविधताएं थीं। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण था और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। सजातीय लक्षण वे लक्षण होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होती है किंतु कार्य अलग अलग होते हैं। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो YouTube पर मेरे चैनल द साइंस स्पॉटलाइट बाय आशिमा सिंह को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।